राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमारी गौ माता का जो गोबर है उसका महत्व ही नहीं, उसकी मांग भी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए बहुत सारे देश इसको निर्यात करने के प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत सारे देश इसको आयात करना चाहते हैं। आपने एक खबर तो सुनी होगी कि कुछ महीने पहले कुवैत सऊदी अरब के पास की एक सबसे धनिक देश है, उसने भारत से 200 टन गोबर आयात किया था। भारत से 200 टन गोबर खरीद के अपने यहाँ एग्रीकल्चर में उसका प्रयोग किया था। इसी तरह सऊदी अरब भी गोबर की ज़रूरत महसूस करता है। कई दूसरे देश भी भारत से गोबर आयात करते हैं। तो गोबर की जो आवश्यकता है और महत्व दोनों बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ देश ऐसे हैं जो गोबर के निर्यात में और अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश से गोबर का निर्यात इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। गोबर निर्यात में सबसे पहला स्थान है अमेरिका का। अमेरिका इतना धनी देश है, संपन्नता में शीर्ष पर है। उसके पास जीडीपी की देखी जाए तो उसके मुकाबले कोई दूसरा देश नहीं है, लेकिन वो हर तरह का काम करता है। वो गोबर बेचने का भी काम करता है, गोबर खरीदने का भी काम करता है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आता है सिंगापुर। सिंगापुर भी काफ़ी मात्रा में गोबर खरीदने बेचने का कार्य करता है। तीसरे नंबर पर फिलीपींस, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के नंबर आते हैं। ये भी गोबर के आयात निर्यात में, क्रय विक्रय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हम गोबर के इस क्षेत्र में तो बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत संभावना है, क्योंकि हमारे पास जो देसी नस्ल की गाय है उसके गोबर की विशिष्टता ही कुछ है। उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो सभी को विस्मित किए हुए हैं। क्योंकि पश्चिमी जगत में तो जो गायें पाली जाती हैं वो वास्तव में गाय नहीं, ना वो गोबर देती हैं ना मूत्र देती हैं। लेकिन हमारी गाय का मूत्र गोबर दूध से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूध तो है ही अपने विशिष्ट गुणों के लिए विश्वसनीय, लेकिन देसी गाय के मूत्र और गोबर के अंदर भी ऐसी विशिष्टता है, इसलिए इसका प्रयोग तो औषधि रूप में स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में भी होता है। लेकिन अब गाय के गोबर का और मूत्र का प्रयोग तो एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में बहुतायत से हो रहा है, और ये हमारे लिए अप्रत्याशित है। सऊदी अरब या कुवैत ने जो गोबर हमारे यहाँ से खरीदा था उसका प्रयोग भी वहाँ खेती बाड़ी में होने वाला है, क्योंकि वहाँ खजूर की खेती हो रही है। वहाँ खजूर के अलावा साग सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। वहाँ गेहूँ की भी फसल होने लगी है, और गेहूँ के लिए, साग सब्जियों के लिए गोबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई खाद नहीं। यद्यपि हम में से ज़्यादातर लोग अभी भी रसायन आधारित खादों के पीछे पड़े हुए हैं। इस अनजाने में या इस अनजानी लोभ में हमने अपने खेतों को कोई बंजर बना लिया है। ये हमारे लिए बहुत दुखद प्रश्न है। लेकिन गोबर की जो इम्पोर्टेंस है, गोबर की जो उपयुक्तता है निरंतर बढ़ रही है। गोबर का प्रयोग सीधे सीधे तो खाद के रूप में होता है, वैसे इसमें ऊष्मा उत्पादन के भी रूप में हो रहा है। गोबर का प्रयोग कई तरह की दवाएं बनाने में भी हो रहा है। गोबर के कई तरह के प्रयोग हैं। लेकिन यदि आप गौपालक हैं, आपके पास गाय हैं, गाय सेवा करते हैं, लेकिन आपके सामने समस्या ये है कि आप गायों को इसलिए नहीं रख पा सकते, इसलिए नहीं पाल पाते क्योंकि आपके पास साधन नहीं है। तो आप इस चीज़ को लेकर चिंतित मत रहो। यदि आपकी गाय दूध नहीं दे रही है, बूढ़ी है, वो गर्भ लेने में असफल है, तो ऐसी गाय भी आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ऐसी गाय का मूत्र, गोबर आपके लिए समृद्धि का साधन बन सकता है। क्योंकि बूढ़ी गाय हैं, बूढ़े नंदी हैं, उनके मूत्र गोबर में कुछ विशिष्टता आ जाती है। आपने देखा होगा कि बूढ़ा बैल, बूढ़ा नंदी जब मूत्र त्याग करता है तो उसकी दुर्गंध काफ़ी दूर तक जाती है। उसकी स्मेल को हम बहुत दूर तक महसूस कर पाते हैं, और इसीलिए उस क्षेत्र में कई तरह के जीवाणु, विषाणु प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। लेकिन यही गौमूत्र और गोबर हमारे खेतों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप ऐसे जो अनुप्रयुक्त गाय हैं, नंदी हैं, बैल हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, तो इनका प्रयोग आप खाद बनाने में कर सकते हैं। आप कहोगे कि गोबर की खाद को कौन खरीदता है, लेकिन आप इस विस्मृत में मत रहिए। आप सही तरीके का खाद बनाइए, जिसके अंदर पौष्टिकता हो, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम के अलावा दूसरे आवश्यक पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में हो। आप साइंटिफिक बेसिस पर उसका एनालिसिस कराइए, उसको प्रमाणित कराइए, और ऐसे खाद की जो डिमांड है
भारत में भी बढ़ रही है, भारत के अलावा विदेशों में भी बढ़ रही है। आप विश्वसनीय श्रेणी का यदि गोबर खाद बनाएंगे तो आपको दुनिया भर से ऑर्डर मिलने वाले हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे गोबर की खाद की मांग बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें चाहिए विश्वसनीयता, उन्हें चाहिए परिणाम। और परिणाम यदि आपका गोबर का खाद देगा तो निश्चित रूप से वो आपके लिए स्थायी ग्राहक बन जाएंगे। और इसके लिए आपको कीमत भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि भारत में गाय के गोबर की अभी कोई कीमत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे गौशालक का फोन आता है, वो मुझसे करते हैं कि पहले वो गाय के गोबर बनाते थे, गोबर बनाने में 2 महीने का 3 महीने का समय लग जाता है, कभी कभी 4 महीने का समय लग जाता है, तो इसमें कौन श्रम करे, इतना कौन प्रयास करे। कुछ कहते हैं कि नहीं, वर्मी कंपोस्ट खाद बना लो तो वो 60 दिन के आसपास, 45 दिन से 60 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट भी इतनी उपजाऊ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ भी फिर वो गलती कर रहे हैं। पहले हमने गलती की, अपनी फसल की मात्रा बढ़ाने के लिए हमने विदेशी रसायन आधारित खादों का प्रयोग शुरू किया, हमने इंसेक्टिसाइड का, कीटनाशक दवाओं का सेवन प्रयोग शुरू किया, हमने पेस्टिसाइड इन खरपत्ती नाशकों से मुक्ति पाने के लिए कई विषाक्त द्रव्यों का प्रयोग शुरू किया। और अब हम अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद के लिए विदेश से आयात जो केंचुए हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। यदि हमें उपयुक्त और प्रमाणित देसी खाद बनानी है तो उसके लिए देसी केंचुओं की आवश्यकता है, और ये क्षमता गाय के गोबर में है। आप कुछ दिन प्रयोग करके देखिए। आप गाय के पंचगव्य यानी कि पंचगव्य में घी का प्रयोग नहीं करना, आपने गोबर का सत्व लेना है, मूत्र का सत्व लेना है, कच्चा दूध लेना है जिसको धानस दूध कहते हैं वो लेना है, खट्टी छाछ लेनी है, और पांचवा बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें जो रसायन है उसमें इनमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ऊर्जा स्रोत की जरूरत पड़ती है। तो इस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए आप इस चारों के मिश्रण में या तो शुद्ध शहद का प्रयोग डालें, शुद्ध शहद का प्रयोग करें। यदि शुद्ध शहद आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह आप सूर्य का प्रयोग कर सकते हैं। वही सूरा जो गन्ने के रस से गुड़ बनाने की प्रक्रिया में पैदा होता है। यदि भी अब इसका भी प्रयोग होने लगा है, पहले इसका कोई प्रयोग नहीं होता था तो किसानों पर सूरा एक बोझ बन गया था। आप सूर्य का प्रयोग कर सकते हैं कि सूर्य के अंदर भी ऐसी विशिष्टता है, एक तो उसमें हर तरह के खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, विटामिन भी रहते हैं, कई सक्रिय रसायन भी रहते हैं, और उसको ज़्यादा देर तक उबाला नहीं जाता, तो ऐसे में उसकी जो ये रसायन हैं काफ़ी सक्रिय अवस्था में रहते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि वो भी आपको उपलब्ध नहीं है तो पुराना गुड़ ले लीजिए, आप पुराने गुड़ का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों को किसी मिट्टी के घड़े में भर के कुछ समय के लिए रख दीजिए। ये समय 21 से 31 दिन ज़्यादा भी रह सकता है, ये निर्भर करता है आपके क्षेत्र के तापमान पर और मौसम पर। और इसको रखने के बाद इसकी मात्रा घटती चली जाएगी, इसकी गंध बढ़ती चली जाएगी। एक विशिष्ट प्रक्रिया से उसमें कई ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी और कई तरह के रसायनों का स्राव होगा। ये जो पंचगव्य है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खेतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक पंच आप बनाते हैं औषधि के रूप में, उसमें घी का प्रयोग होता है, उसको उबालते हैं, लेकिन इनको उबालना नहीं है। बिना उबाले ही पंचगव्य आपके खेतों के लिए अमृत तुल्य है, क्योंकि इस पंचगव्य का प्रयोग करते हैं कि आपकी जो मृदा है, आपकी बंजर भूमि है, उसके अंदर एकाएक जीवंतता आने लगती है, जीवन का प्रभाव होने लगता है। जैसे जैसे आप इस पंचगव्य श्राप का प्रयोग अपने खेतों में करने लगते हैं, आप देखते हैं थोड़े दिन के बाद ही उस मृदा में परिवर्तन आने लगता है। पहले तो मृदा जो है, भूमि है, भुरभुरी होने लगती है, मुलायम होने लगती है, उसकी नमी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि खादों के प्रयोग से या बंजर भूमि में तो पानी की कमी रहती है, वो हार्ड हो जाती है, उस पर एक तरह की नमक की लेयर बिछी जाती है। लेकिन इस पंचगव्य आधारित इस तरल के प्रयोग से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और कुछ समय के बाद देखते हो कि वहाँ कई तरह के जीवाणु, कई तरह के पतंग भी सक्रिय हो जाते हैं, वहाँ घास जैसी उगने लग जाती है, काई जैसी परत जम जाती है। और यदि आप इसका प्रयोग निरंतर कर रहे हैं तो कुछ महीने के बाद वो जो भूमि है उसका उपजाऊपन लौट आता है। इतना ही नहीं, वहाँ
कई तरह के जो जो केंचुए हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मूल सक्रिय जो केंचुए रहे हैं उनका रंग या तो गहरा भूरा रहता है या हल्का भूरा रहता है, कभी कभी अति गहरा भूरा भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नीले केंचुए। नीले केंचुए तो आज भी जो गहरे जंगल हैं वहाँ देखने में मिलते हैं। इनका साइज भी ज़्यादा होता है, कभी कभी तो इनका साइज 1.5 फीट से ज़्यादा हो जाता है। सांप जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए बहुत अद्भुत क्षमता रहती है, क्योंकि ये ऐसे लंबे स्वस्थ केंचुए तो एक दिन में इतना काम कर देते हैं जो आयताकृत हमारे केंचुए हैं 15 दिन में ना करें। उनकी जो 15 दिन की क्षमता है, उस क्षमता को तो ऐसे जो हमारे जंगली केंचुए हैं एक दिन में निपटा देते हैं। इनकी गहराई भी अच्छी रहती है, ये जमीन के अंदर 8 से 10 फीट तक जा सकते हैं, जबकि ये जो हम ऑस्ट्रेलियन केंचुए का प्रयोग करते हैं इनकी अधिकतम गहराई 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप भूमि को पोला रखोगे, उसमें जो पत्तियों की परत बिछा हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1-1.5 फीट नहीं जा सकते, उससे ज़्यादा जाने की भी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ये हमारे जंगली केंचुए हैं, ये तो अधिकतम भूमि तक जा सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि ये भूमि की उर्वरता तो बढ़ाते ही हैं, भूमि का फुरवरापन तो बढ़ाते ही हैं, भूमि की पानी को सोखने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। इसकी एक और उपयोगिता है कि जो बरसात का पानी है या सिंचाई का पानी है वो भी भूमि के नीचे गहराई तक जाना शुरू कर देता है। जब वो पानी धीरे धीरे नीचे जाता है तो हमारे पानी का जो नीचे का लेवल है ऊपर आना शुरू कर देता है। अभी एक अलग स्थिति हो रही है, अभी हम ट्यूबवेल से या किसी और चीज़ों से जो पानी खींच रहे हैं उसके माध्यम से हम पानी की जो मिनरल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब पानी को अधिक गहराई से सूखा जाता है ट्यूबवेल के माध्यम से, समरसीबल के माध्यम से, तो उसके साथ में काफ़ी मात्रा में जो खनिज तत्व बाहर आ जाते हैं, इससे भूमि की उर्वरता खत्म होती है। लेकिन जो भूमि में ऊपर का पानी जाता है और अधिक गहराई से नहीं जाता, वो नमी को बढ़ाता है। इससे पानी का जो लेवल है वो तो ऊपर आता ही आता है, इससे फसलों को भी कम मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। अभी तो पानी की समस्या होने वाला है, तो इस पंचगव्य आधारित तरल का प्रयोग करेंगे तो आपको खेती में काफ़ी लाभ होगा, आपको खेती की संरचना बदल जाएगी और गोबर की उपयोगिता बदल जाएगी। तो आप ऐसे गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी गोबर की खाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में अब लोकप्रिय होने लगी है। लोग इसको बहुतायत से प्रयोग कर रहे हैं, तो आप चाहो तो इस क्षेत्र में आ सकते हैं और आप उस बात को छोड़ दीजिए कि गाय आपके ऊपर बोझ है। गाय आपके ऊपर बोझ नहीं है, हमारे से सोचने की क्षमता दूषित हो गई है। हम सही तरीके से सोचें, सही तरीके से सेवा करें, तो आज भी हमारे लिए गाय एक अनुपम माँ के स्वरूप है। तो आप